Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 17 February newspaper. हमारा संकल्प विकसित भारत। पीएम फसल बीमा योजना के तहत बेनिफिशरीज की बात करते हैं तो 16.65 करोड़ फार्मर्स तक बेनिफिट पहुंचाया गया, जिसके लिए 1,54,000 करोड़ पे किए जा चुके हैं। तो डाटा की तरह और हम यूज कर सकते हैं आंसर्स में। सभी के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद अपनाने का वक्त आ गया है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने कहा है कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट में जो विदेशी मुद्राएं रिजर्व बैंक के पास है वो खर्च होती है, उनके साथ साथ रोजगार के जो अवसर है वो भी बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो जागरूकता और जो निर्यात के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है वो अलग से होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रवाद को अपनाया जाए, ताकि जो निर्यात है उसमें बढ़ोतरी हो और आयात के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोगों की विशेषताएं हैं, उनको महत्व दिया जाए, उनको समझा जाए। जैसे कि हमने देखा था सरस आजीविका मेला, जिसमें जो वुमेन है उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट, इन सभी को प्रमोट किया गया था, ताकि उनको जोड़ा जा सके और उनके जो कार्य है उनको महत्व दिया जा सके और आजीविका बनाया जा सके, ताकि जो कारोबार उद्योग वाणिज्य है उन सब के साथ जागरूकता पैदा की जा सके और कच्चे माल के निर्यात पर बल दिया जा सके, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो। भारत में सूखे मेवे के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा है कि उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि रोजगार उत्पन्न होगा। क्योंकि जब हम उसके उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा व्यक्तियों का श्रम लगता है, तो उसकी वजह से उत्पादन होगा और जो आय है वो भी इंक्रीज होगी। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ड्राई फ्रूट और नट्स की जो ट्रेड कॉन्फ्रेंस है वो करवाई गई थी, जिसके उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपील की कि ड्राई फ्रूट का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। और ये हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी फाइट करने में हेल्प करेगा। न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी जो चैलेंज है, बस यहाँ पे अभी वीसी की सिंस इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी है, तो जो कॉस्ट है वो भी हाई रहती है, जो मार्केट प्राइसेस है, तो इसलिए इजीली एवरीवन कैन नॉट बाय देम। हाँ। और इसमें भी कोल्ड स्टोरेजेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी क्वालिटी, जो फूड सेफ्टी या जो फूड वेस्टेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है। हवाई अड्डे पर व्हील चेयर ना मिलने से बुजुर्ग की मौत। तो 80 साल की एक बुजुर्ग महिला थी, उन्हें व्हील चेयर की जरूरत थी, जिस जो नहीं मिली, उनको पैदल जाना पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो डीजीसीए ने पूछा है कि दिव्यांगों और जो चलने में दिक्कत है, जो वृद्ध हैं, उनको वो सेवाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि उनको सफर में दिक्कत ना हो, जिसके अंदर CAR सेक्शन 3 के अंदर उन सारी चीजों को बताया गया है। तो इस तरह की लापरवाही का क्या कारण हो सकता है? जब हम देखते हैं स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, उसके साथ हम थॉटफुल सिटीज की बात भी करते हैं, ताकि जो भी डिसेबल्स है या फिर जो ओल्ड पर्सन है, उनके लिए जो भी फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए वो हो सके। इसके लिए हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही है, उनमें भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा गया, ताकि जो फुटवियर है उनमें उनको चढ़ने में दिक्कत ना हो और वो सारी सुविधाएं उन्हें दी जा सके। तो उस रिगार्डिंग मानसी, आप क्या ऐड करोगे इसमें? हाँ, यहाँ पे मैं बोलूंगी, जैसे हम बोलते हैं कि क्रिएशन ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने की हम बात कर रहे हैं, एक ही एस्पेक्ट है। सेकंड, हमने बात की कि उड़ान स्कीम की बात करें, तो उड़ान स्कीम में हमने देखा कि जो कॉम्पिटिटिव एयरफेयर्स है वो उसका एक कंपोनेंट है। तो कहीं ना कहीं उड़ान स्कीम का, अगर हम बोले उड़ान 2.0 या उड़ान 3.0, तो उसमें बेसिक फैसिलिटीज, जो बेसिक सर्विसेज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें व्हील चेयर्स, या हम इंक्लूसिविटी या इंक्लूसिव एयर ट्रैवल की बात करते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज है। कल्प मेधा, सच्ची आजादी उसके भाग्य में नहीं जो अपनी सुरक्षा खुशामद और सेवा से कराता है। अपने आप को गवाकर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है। सरदार पूरन सिंह जी। मानसी, आप क्या ऐड करोगे इसमें? आप पहले बोलो दिव्या, इसको आप बोलो, इंटरप्रेट करो। इसमें ये है कि सच्ची आजादी उसके भाग्य में नहीं। अब हमें जो करना है उसके लिए करना पड़ेगा, किसी के बोलने पर या किसी की खुशामद करने पर या फिर कोई बार बार हमें उस चीज के लिए मोटिवेट करेगा या फिर बोलेगा तभी उस चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए खुद को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, खुद चीजों को समझना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा, तभी हमें वो चीज मिल सकती है जिसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं।
उसमें हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं। जैसे 100% नहीं हुआ, लेकिन चीजों को बनाया जा रहा है, 70-80% तक पहुंच गए हैं कि किस तरह से, अगर जब हम डिफेंस में देखते हैं या फिर और सेक्टर्स में देखते हैं कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो सभी के खुद के प्रयास से, बिना किसी और की डिपेंडेंसी या दबाव के, तभी उन चीजों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं सच्ची आजादी जैसे लिखा है, तो सेकंड सेंटेंस बोल रहा है कि अपने आप को गवाकर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है। सो ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के, या जो मतलब हमेशा अपने बारे में सोच के उस चीज को, उस माइंडसेट को छोड़ के अगर हम वर्क करेंगे या जो भी एफर्ट्स लेंगे, प्लान करेंगे, तो वो जैसे यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, या ट्रस्टीशिप मॉडल का हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं। वो भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोकल लेवल पे जो सोशल इविल्स हैं, या फूड इनसिक्योरिटी है, स्टारवेशन की वजह से डेथ हो जाती है, या जो बेसिक एजुकेशन सर्विसेज हैं, उस सेक्टर में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन वहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाता है। और उसको भी हम एक तरीके से वही सच्ची आज़ादी या स्वतंत्रता में इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरीके से भी। है। और किसी को कुछ हाँ ऐड? जी, आई विल ऐड। ओके। सचिन बोलो। सच्ची आजादी उनके भाग्य में नहीं जो अपनी रक्षा खुशामद और सेवा से करता है। मीन्स अभिजात्य वर्ग की बात की गई है, जो एलिट क्लास रहता है प्री इंडिपेंडेंस, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सरदार पूरन सिंह। कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए प्रिय थे, उनके लिए वर्ग एलिट क्लास थी। तो उन्होंने अपनी रक्षा कैसे की थी? खुशामद और सेवा से। हाँ, हो सकता है कि उनके पास अच्छी पोस्ट थी, ऊपर सरकार में थे, लेकिन उसको उन्होंने सच्ची आजादी नहीं बताया। इन्होंने कहा है, अपने आप को गवा कर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती। मीन्स रिवोल्यूशनरीज के लिए लिखा है कि जो क्रांतिकारी थे, फॉर एग्जाम्पल सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, तो उनके नसीब में सच्ची स्वतंत्रता थी, ना कि उनके नसीब में जो अभिजात्य वर्ग सरकार का प्रिय बनकर उच्च पोजीशंस पर था, शायद आए थे। थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म्स की, सो वी आर सीइंग है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिफॉर्म भी अगर हम बोलें तो 84,560 करोड़ रुपीस का आर्म्ड फोर्सेस, लाइक यहाँ पे रेके एयरक्राफ्ट टू एंटी टैंक माइंस दे आर बीइंग प्रोक्योर्ड। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि 15 मैरीटाइम reconnaissance एंड मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट फॉर द नेवी एंड द कोस्ट गार्ड। So this is a part of it, and acceptance of necessity is the first step in the long defense procurement process. तो पहले तो accept करना, acknowledge करना कि इस चीज की necessity, इस चीज की requirement है, then only we can move to the next step. So here we are seeing कि coast guard security पे special emphasis किया गया है, and capabilities of armed forces. सो ओवरऑल भी ग्लोबली अगर हम बात करते हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है, तो क्या वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो एक हम बोल सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड ऑर्डर इज शिफ्टिंग एंड इवन द जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस विच आर देयर। तो in countries like Japan, we are seeing defense expenditure is increasing, and even in certain European countries, we can say so. So overall globally अगर हम बात करें तो इंडिया फोकस कर रहा है on indigenization, on self-reliance, and even in terms of technological sector also, that is the same vision and objective we can say, because technology के perspective से भी certain concerns are there related to the national security also, like semiconductor chips के जैसे हम बात करते for example. So here also we are seeing the same thing. So when we talk about this issue, so there's a French reporter who exits India, and she says कि she is forced by the government to leave. तो here this issue is कि जो foreigners regional registration office है, it was accused कि जो उनकी reporting है, she is related to journalism, तो उनकी reporting it इस तरीके की है, it might create law and order situation. तो जब इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स की बात करें तो वी कैन लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एंड
overseas citizen of India, OCI status, it should not be cancelled for the alleged violation of the rules. So explanations इस चीज पे पूछी गई है। तो अगेन ये वही, हम ओवरऑल अगर नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और इंडिया सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इवन एथिकल जर्नलिज्म की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। सो इट इज बीइंग अलेज्ड कि हर रिपोर्टिंग और जो उनकी एक्टिविटीज हैं, जो कंटेंट वो शेयर कर रही हैं, तो इट माइट हार्म द interest of the sovereignty and integrity of India, and it could provoke disorder and disturb peace. That is the whole issue here. And as we were just talking about the defense acquisition, the next topic we can मानसी move forward. एक ऐड करना इसमें, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इट इज अंडर द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसका काम होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एंड इमिग्रेशन रिलेटेड टू विजिटर टू इंडिया। तो ई वीजा जो कॉन्सेप्ट आता है ना, EFRRO, it launched that to allow the foreigner to register, avail visa and immigration related service online। तो हर एक जगह में होता है, मेन जगह में, फॉर एग्जाम्पल मेन सिटीज में, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई से ब्रांच होते हैं। जहाँ पर ऑफिसेज नहीं होते वहाँ पर DSP रहते हैं, दे सर्व एज ए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है। सो डिफेंस एक्विजिशन की हम बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म्स की, तो एज आई जस्ट मेंशन इंडिजिनाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। और यहाँ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन इंडिया, हम मैसगांव डॉक लिमिटेड की बात करते हैं, देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि एक तरीके से जॉइंट वेंचर विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज to convert the Boeing 767 passenger aircraft into tankers in India. So इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में अगेन हम टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, एंड इवन यहाँ पे जो एग्जांपल है डिफेंस सेक्टर का, तो उसका हम बात कर सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशनशिप। एंड क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप जो अभी एग्जिस्ट करता है इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में, उसको फिलअप करने का एक यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज दिस एम, एंड 6 रशियन you can say कि Yushin 78 tankers, so we can just remember कि Yushin 78 tankers are from Russia। हमने बात करी प्रोजेक्ट 75I के अंडर जो सबमरीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, लाइक Kalvari class submarines, they are being developed. Again, Mazagon Dock Limited is an important player here. And then MH-60R helicopters, so these are being procured from US. So all these are examples ट्रांसपोर्ट of the हेलीकॉप्टर, strategic assets. एंटी सबमरीन, एंटी ड्रोन, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, MS-60। एक तरह से एग्जाम्पल बोला जाए तो राफेल हेलीकॉप्टर्स में। Okay. और इसमें एक और करना था कि जो HAL, इट इज नवरत्न कंपनी अंडर द Okay. मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है, डिफेंस। हाँ, नवरत्न, ठीक है। तो कालवेरी क्लास सबमरीन, इट इज सम न्यूक्लियर सबमरीन और नॉट? No, it is not a nuclear powered submarine. हाँ, Diesel वो आर्यन electric. क्लास, डीजल इलेक्ट्रिक, वो आर्यन क्लास सबमरीन। इसमें 3 है ना, आर्यन तो हाँ। गए, अग्रिहटा ऐसी नाम है, एक और एक है ना, 3 है इसमें। और जो अकूला ये क्लास है, इट nuclear इज इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। ये कालवेरी क्लास, इट इज डीजल इलेक्ट्रिक। हम्म, ठीक है। Then talking about this योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। So we're talking about harnessing renewable energy, specifically again talking about solar energy. So जैसे हम बात करते हैं सौभाग्य स्कीम की, तो इवन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कल हमने क्वेश्चन भी कवर किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे हम रेन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स की बात कर सकते हैं। सो सौभाग्य स्कीम जो है, सहज बिजली हर घर योजना, एम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हर हाउस होल्ड तक रीच हो, मतलब अवेलेबल होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी और अगेन सेल्फ इंडिपेंडेंसी
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंड ओवरऑल अगर हम इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट की बात करते हैं ऑन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, तो इंडिया कैन, इट होल्ड्स द पोटेंशियल कि वी कैन आल्सो बिकम एन एनर्जी सरप्लस कंट्री, तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान, बिकॉज भूटान में भी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, सो इन एरियाज को हम प्लग कर सकते हैं विद सच स्कीम्स। सो here we are seeing target हमारा है 1 crore houses का है, तो key features like subsidies being provided amounting to rupees 78,000, then up to 300 units of electricity per month, loan at the lower interest rates, easy enrollment process is there. तो So मानसी this यहाँ पर पूछते हैं कि जो 1 करोड़ हाउस होल्ड है, 75,000 करोड़ स्कीम है, तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है सोलर रूफटॉप में? प्रैक्टिकल, हाँ, इनिशियली हो सकता है कि जैसे सोलर पैनल्स जो हैं वी आर सीइंग कि वो भी इंडिया में कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है उसके ऊपर भी, तो उसका कॉस्ट रिलेटिवली हायर है। वी आर इंपोर्टिंग दी सोलर पैनल्स या जो वेफर्स होते हैं इनके अंदर जो फिटेड होते हैं, दे आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो वन इज दिस थिंग, एंड लोकल लेवल पे although we are seeing कि people are getting more aware about कि कैसे benefit किया जा सकता है through the solar panels, तो awareness generation एक focus area specifically rural areas में हम बात कर सकते हैं when we talk about the adoption of the installation of the solar panels, and I think यही दो main challenges जो मैं वो mainly बताता हूँ, 2-3 नया चैलेंजेस है। पहला से थर्ड चैलेंज हो कि सोलर पैनल चोरी हो जाता है वो जगह पे, कि इसको उठा के लेके चल जाते, तो वो भी एक चैलेंज रहता है, कैसे इसको सिक्योर करें, ऐसा कैसे टेक्नोलॉजी यूज करें सिक्योर हो जाए। तो थर्ड थर्ड वो थर्ड चैलेंज होगा कि क्या वो वायबल है विंटर सीजन के समय में जब सनराइज उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करे ना, विंटर्स के समय में या फिर रेनी सीजन में। वो हो गया। फिर फिफ्थ हो गया कि सोलर पैनल सिर्फ रूफ टॉप का बात हो रहा है यहाँ पर। तो रूफ टॉप में कितने घर में एक तरह रूफ टॉप, फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट है यहाँ पर, तो बहुत सारे घर है, सबका तो अपना रूफ टॉप नहीं है इंडिविजुअली। तो फिर कैसे डिवीजन होगा पावर, ये टैरिफ अमंग द रेसिडेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स? एक चैलेंज ये हो सकता है। हाँ वो सिस्टम भी हो सकता है, और मतलब जैसे कि सोसाइटीज में अगर बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आई थिंक जो स्मार्ट मीटरिंग है उसके थ्रू वी कैन उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे ऑलरेडी अर्बन एरियाज में है कि काफी ज्यादा स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल्ड हैं। कन्वेंशनल जो सिंपल मीटर्स होते हैं कि आपको पहले आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले रहे हो और फिर आप मंथ के एंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, तो आई थिंक वो एक चीज है। और हम्म, ये हो गया। और फिर अ, वही इसी मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू है। हाँ, मेंटेनेंस में आपको स्टाफ चाहिए, क्या एडुकेट स्किल ट्रेनिंग है इंडिया में स्टाफ के लिए, मैकेनिक स्टाफ विद रिगार्डिंग टू सोलर पावर? तो उसके लिए आईटीआई बहुत इंपॉर्टेंट, आईटीआई में भी सोलर पावर से रिलेटेड रीस्किलिंग होना चाहिए, और तब ये हाँ, जो सब। आपने एक और चैलेंज बोला था अभी कि विंटर्स में कितना वायबल रहेगा, तो इसके साथ ही साथ जैसे ये तो इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक स्कीम भी है इसके ऊपर स्टोरेज के ऊपर, तो वो भी साइमultaneously उन लाइंस पे डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसको आप स्टोर भी कर पाओगे, क्योंकि अभी सोलर पैनल्स में इवन विंड इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल्स जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज का इतना ज्यादा इंडिया में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वी आर वर्किंग अपॉन दैट ऑल्सो, बट वो ये कि जो स्पीड है दोनों का साथ में इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो सिनर्जेटिकली दोनों चीजें होनी चाहिए। हम्म, जी। So here when we're talking about again मैं certain reforms in railway, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर हम जाए तो अर्नेस्ट करके उसको गवर्नमेंट ने अपने साथ जोड़ा है, और उन्हें स्कीम लॉन्च की है कि जो नए घर बन रहे हैं उनकी जो छतें होती है उन पूरी को ही सोलर पैनल के रूप में ये कंपनियां डेवलप कर सकती है। तो वहां पर कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, और जिसके कारण जो ये है ये इंक्लूसिव होगी, और मतलब कि जो आने वाले टाइम में लोग जुड़ पाएंगे आसानी से, एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं, मैं ग्रुप में नाम डालता हूँ कंपनी की स्कीम का। ठीक है, ओके। So you're talking about reforms in railways. So there's this JPPRCS, so एक new initiative of Indian Railways, Joint Parcel Product Rapid Cargo Service। जैसे
जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अभी हमने बनाया है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्रीट कॉरिडोर की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रीट कॉस्ट, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी रिड्यूस हो सकता है। सो दिस वुड बी हेल्पिंग टू एनकरेज पार्सल एग्रीगेटर्स, जैसे हम पेमेंट एग्रीगेटर्स की बात करते हैं, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, पार्सल एग्रीगेटर्स, और जो स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स हैं, तो दिस कैन फर्दर हेल्प इन boosting the business of even the MSME sector also. So the integration at this level becomes important. तो key features क्या है? Time bound रहेगा, economical रहेगा, one click cargo, it is going to be electric, online, कोई manual receipt system नहीं है, registration model है, cashless billing है, demand based service है. So ये एक important है key features जो है mention है, पूरा details है कि booking process कैसे क्या होगा. So Northern Railways का ये एक we can say कि they are introducing this time-tabled parcel trains, like PM किसान की जो स्कीम, जैसे हम किसान रेल स्टार्ट करी थी, तो that is only for the agricultural products. So even जो courier services भी हैं, we are seeing कि कुछ like काफी सारे ऐसे players हैं जो courier services provide करते हैं, तो even उनका integration with the railway transportation, जो long distances parcel send करने होते हैं, तो वो यहाँ पे भी हमें help कर सकता है. एंड इवन रेलवेज के लिए भी ओवरऑल ये हेल्पफुल रहेगा. जब हम देखते हैं कि रेलवेज लॉसेस कहाँ सफर करते हैं, तो अगेन वो फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन में ही है. तो जैसे खाली नॉर्दर्न रेलवेज के लिए, तो वंस दिस बिकम सक्सेसफुल, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर एरियाज ऑल्सो. Then talking about the naughty boy rocket of ISRO, so this would be launched, and कल भी हमने इसकी बात करी, GSLV F-14. So this would be lifting off this INSAT 3DS to have a mission life of 10 years. देखिए important है, and इसका अगर हम payload की बात करते हैं, तो it is close to 2300 kgs. Meteorological satellite है, and this is going to be the latest weather satellite. Geosynchronous orbit में this would be placed, which is at we can say approximately at an height of 36,000 kilometers. मानसी, हाँ जी. इसमें अब जब हम लोग किए थे सेशन में, तब बोले थे जितना कम वेट होगा सैटेलाइट का उतने दूर तक पहुंचा सकते हैं. हाँ. तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो GSLV भेज रहे हैं 2300, मतलब 6000 के आसपास होता है मैक्सिमम उनका कैपेसिटी, दैट कैन बी ट्रांसफर टू द LEO ऑर्बिट. लेकिन यहाँ पर GSLV है तो 2300 को भेज सकते हैं एंड GEO ऑर्बिट. तो कार्टोसैट तो एक तरह LEO हो गया. और ये वाला जो, क्या नाम है इसका, तो ये तो इनसैट. कार्टोसैट 2 की ये इनसैट बात हो रही है, इट इज बीन इनसैट ब्रॉट इज डाउन. इन एट द GEO. हाँ. हाँ, इनसैट, हाँ, जियो पे, जियो सिंक्रोनस पे. कार्टोसैट को ये लिखा ही है, अर्बन प्लानिंग में हेल्प किया, तो लो अर्थ ऑर्बिट में होगा ये, जो क्लोजर रहेगा 635 है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, हाँ 680 किलो 35, KG. हाँ, हाइट पे, कार्टोग्राफी हाइट होता पे. है ना, कार्टोग्राफी. तो कार्टोसैट. हम्म. कार्टोसैट, ठीक है. अर्बन प्लानिंग में, सो इवन जब हम बात कैमरा करते हैं, लिखा हुआ है, पैन हाँ, क्रोमेटिक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास टू जनरेट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस. अर्बन प्लानिंग, मॉनिटरिंग ऑफ रोड नेटवर्क, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएशन ऑफ लैंड. तो दिस कार्टोसैट वाज इन द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट. तो सन सिंक्रोनस भी है और पोलर ऑर्बिट में, लाइक नॉर्थ टू साउथ इसका जो ऑर्बिट में रेवोल्यूशन रहेगा, दैट वुड बी द डायरेक्शन. और सन सिंक्रोनस मतलब कि जो सन की टाइमिंग्स हैं, सनराइज जो है, तो अकॉर्डिंगली दिस वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सन सिंक्रोनस मतलब कि अगर स्पेसिफिक लोकेशन है वहां पर हम चाहते हैं कि उस टाइम पे हाँ, तो वो वो रिवॉल्व उसी करके टाइम. आए, तो सन सिंक्रोनस होगा, हर बार उसी टाइम में रिवॉल्व करके. So even bringing this satellite down after जो इसका tenure था complete हो गया, तो even this reflects India being a responsible space power, जो issue है of space debris. So that's how even अगर ऐसे initiatives बाकी सब space powers भी लेंगे, तो this issue can be resolved. तो collision risk बहुत ज़्यादा होता है when talking about the threats emanating from space debris, and specifically low Earth orbit में this is relatively higher. Then इसके साथ में ये आर्टिकल है about draft government rules on coaching center ads. तो again responsible ethical advertisement practices.
कोई फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते ऑफ 100% सिलेक्शन, मतलब 100% सिलेक्शन गारंटी पॉसिबल ही नहीं, आप कैसे गारंटी कर सकते? तो है सिंग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रोल इज इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने ड्राफ्ट किया है। टाइटल इज प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन द कोचिंग सेक्टर। So these measures are being taken up. 100% job guarantee, 100% selection guarantee किया जा रहा है, and so even we are seeing कि जो selected candidates है, they are getting like they are paid and उनके name को use किया जाता है in the advertisements. So तो consumer सेंट्रल interest. कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये हम्म। तो वो है ना 2019 के अंदर में, हाँ, I think CCPA। हाँ। एक सेकंड। तो हाँ, कंज्यूमर even प्रोटेक्शन एक्ट 1990। हम्म, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जब है। हम हम्म, यहाँ पे बात करते हैं कि इवन लॉ जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो वी आर सीइंग कि कंसल्टेशंस ऑफ इवन सिटीजंस इज अ पार्ट ऑफ इट, तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की हम यहाँ बात कर सकते हैं, तो इवन दैट वाज डन फॉर दिस। तो ये पूरा लाइक सोशल मीडिया पे भी जो फोटोज टेस्टिमोनियल्स हैं, वीडियोज हैं ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स in advertisement without successful candidates express the consent state or lead the consumers to believe that enrollment in coaching will guarantee the student a rank, higher marks, temporary or permanent job, admissions to institutions. So ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। तो इवन दिस वी कैन से कि एक डार्क पैटर्न का कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल हो सकता है ये भी, कि लाइक कंज्यूमर्स आर फेल्ट टू बिलीव कि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, वो भी अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं, ऑल्दो पॉजिटिव है, बट जो गारंटी वाला चीज है दैट इज अ प्रॉब्लम। डार्क पैटर्न, दिस इज द कंसर्न है। देन नेक्स्ट टॉपिक ये हम कवर कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंसिडेंट्स हुआ। तो जब हम बात करते हैं उड़ान स्कीम की, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, तो वी कैन इंश्योर कि उसमें एडिशनल एरियाज और हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो इंश्योरिंग की जो बेसिक सर्विसेज और फैसिलिटीज हैं विच आर अ मस्ट, जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वो बेसिक नेसेसिटी है जो अवेलेबल होनी ही चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और इफ दीज बेसिक सर्विसेज आर मिसिंग, तो हाउ कैन यू, मतलब दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो बाकी हम इसमें इन डिटेल बात कर चुके हैं। अभी उड़ान 1 और उड़ान 2 है ना अभी तक तो सिर्फ। हाँ, उड़ान 2.0 तक है। हाँ, तो 1 मतलब हो गया कि फेयर्स अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि हर एक लोग उड़े, देश के आम नागरिक, हर आदमी उड़ सकता है। ट्रांस तो जो फेयर में है ना, उसमें देर इज ए कैपिंग, और उसको रिड्यूस करना चाहिए। उड़ान 1 में था। 2 में था कि डीप इंटीरियर्स ऑफ द इंडिया, वहाँ पे एयरपोर्ट एयरपोर्ट फैसिलिटीज होना चाहिए। उसके तहत में छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर भी देयर वाज मॉइस्ट इन्फ्लुएंस, वहाँ भी दिया गया। छोटे छोटे शहर में, नॉर्थ ईस्ट में किया गया, लद्दाख में किया गया उसके। तो उड़ान 2.0 में। राइट। देन एनर्जी ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड इन इंडिया में इमर्ज फ्रॉम 2030 की बात हो रही, तो यहाँ पे भी हम डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो कॉपर डिमांड इज ऑफन सीन एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अगेन बैरोमीटर कैसे बोल सकते हैं कि कॉपर डिमांड जो है एंड जो सप्लाई चेन है, आर वी लाइक इज इट द सप्लाई चेन स्मूथ, एंड जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट रीजन्स में जहाँ पे डिमांड है, इज इट इजिली अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट और नॉट। सो ये एक बैरोमीटर हम यूज कर सकते हैं। लाइक कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट की कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है कि जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है उसको रीओपन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, तो वो भी इसका एक पार्ट है। तो कॉपर प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस को अगर हम ट्रैक करेंगे तो वो भी एक तरीके से एक बैरोमीटर रहता है। देन इंडिया में कॉपर डिमांड की अगर हम बात करते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो कॉपर क्रिटिकल है फॉर द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन ऑल्सो, एंड मार्केट्स लाइक चाइना और यूरोप में यहाँ पे सबसे ज्यादा वी कैन से कि सबसे ज्यादा वहीं से सप्लाई होता है, एंड डिमांड फॉर इंडिया कॉपर में इज। जब
is largely वेदांता attributed to स्मेल्टर energy. वॉज क्लोज्ड, उसी कारण इंडिया डिपेंडेंट हो गया कॉपर पर, पहले सेल्फ रिलायंस था। कॉपर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है। तो इवन लाइक कहाँ पे एप्लीकेशंस है कॉपर का लाइक कॉपर वायर्स जो होते हैं पावर ट्रांसमिशन, तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्यों इम्पोर्टेंट है ओवरऑल पावर सेक्टर में? क्या कह रहे हो? क्यों इम्पोर्टेंट है पावर सेक्टर में कॉपर? पावर सेक्टर में जैसे कॉपर वायर्स बनते हैं ना, कॉपर के होते हैं वायर्स जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो हाईली चीप। कंडक्टिव, सिल्वर होते हैं, फिर कॉपर होते हैं, फिर बाकी सब मटेरियल होते हैं। तो तो मोस्टली जो वायर्स में होता है वो एल्यूमिनियम और एलॉयज यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर इज वेरी कॉस्टली। तो इसको कॉपर और सिल्वर, सिल्वर को सेमी कंडक्टर और बाकी कंप्यूटर इसमें यूज किया जाता है, और कॉपर को भी वैसे ही यूज किया जाता है मोस्टली। तो ये लिखा कि इंडिया में जो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है उसके लिए कॉपर बहुत इसीलिए उसको बोल रहे हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल। सो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ऑक्शनिंग प्रोसेस, एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉपर ब्लॉक्स। सो ऑक्शनिंग इज द मेथोडोलॉजी एंड लोकल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इज important, तो that does not mean that it will lead to sufficiency। एंड इंडिया में ओवरऑल जो टोटल माइन रिसोर्सेज हैं दैट इज अराउंड 1.6 बिलियन टन्स, विच इज अ ह्यूज नंबर। बट अगेन मिनरल रिसोर्सेज इतना, अब उसको एक्सट्रैक्ट करना कितना फाइनेंशियली वाइबल है, दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया। ये नहीं है कि अगर माइंस या इतना हमने डिटेक्ट किया है कि दिस मच अमाउंट इज देयर तो वो मतलब इट इज अ विन विन सिचुएशन। जैसे लिथियम रिजर्व्स की हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी फाउंड सर्टेन रिजर्व्स इन द रीसी डिस्ट्रिक्ट, सिमिलरली इज द केस हियर। So even the role of public sector becomes important, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, माइनिंग कंपनीज हैं, लाइक अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो वेदांता इज वन ऑफ देम। जो हमने देखा कि उड़ीसा में देर आर सर्टेन कॉपर माइंस लोकेटेड इन उड़ीसा, तो लोकली माइंड कॉपर को कैसे हम और इजिली अवेलेबल करा सकते हैं। सो सर्दर्न हेमिस्फेयर वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं सर्दर्न हेमिस्फेयर में मैक्सिमम कॉपर रिजर्व्स आर देयर एंड दीज आर एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, चाइना। So this is important. So even private sector like Adani Group is also investing $1.2 billion investment in copper processing unit और Tuticorin plant की यहाँ पे बात की copper smelting. So next topic is about fire safety. So ये incidents हमें around Delhi देखने को मिलते हैं on the outskirts, illegal factories जो operate कर फायर रही सेफ्टी होती आते हैं। हैं, बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएसए पर हाँ 3। डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की बात कर सकते हैं। तो इलीगल फैक्टर्स दे आर वर्किंग, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं व्हाट आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट नीड्स टू बी अंडरटेकन। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट कि जो फायर सेफ्टी है, जो फायर लाइसेंसिंग है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड जो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वी शुड हैव द फायर स्टेशंस सो दैट इफ देयर इज सच एनी अनफोर्सीन इंसिडेंट्स तो दे कैन रीच ऑन टाइम। तो ये कुछ मेजर्स हैं। एंड जो वेंटिलेशन है, लाइक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है जहाँ पे फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे भी फायर सेफ्टी ऑडिट्स पीरियोडिकली होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट्स हैं, लेजिटिमेट सर्टिफिकेट्स हैं, दे नीड टू बी अवेलेबल विद द ओनर ऑफ द फैक्ट्री। दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड मॉक ड्रिल्स की हम बात कर सकते हैं, दे ऑल्सो नीड टू बी कंडक्टेड ऑन टाइमली बेसिस। सो ये कुछ हम मेजर्स ले सकते हैं। यहाँ पे औशिक आपको और कोई पॉइंट ऐड करना है? फायर सेफ्टी नहीं, वी हैव डिस्कस की ऑडिटिंग होना चाहिए, फायर सेफ्टी, फायर इंस्पेक्टर। हाँ। तो और बहुत सारे जो म्यूनसिपैलिटी है, और देयर इज लैक्सिटी इन कंप्लाइंस, दो तरह से होता है। एक तो है कि झुग्गी बस्ती में जो रेगुलेटेड नहीं है तो वहाँ होता है, दूसरे की जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, तार खींचने का आदत रहता है, जो कि पावर लाइन पास होता है वहीं से आप तार ले लीजिए, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, उसी कारण भी होता है। और जो मटेरियल्स यूज होता है तो वो भी फायर रेजिस्टेंट नहीं होता। लाइक तो प्लास्टिक की कोई हाँ। फैक्ट्री है, हाँ। हम्म, तो कैसे कर सकते हैं? तो फैक्ट्री से आप बात सकते हो, जो OSH कोड है,
सेफ्टी हजार्ड, ऑपरेशन एंड सेफ्टी हजार्ड, लेबर कोड 2020 के अंदर में वो बात करते हैं कि देयर शुड बी अ कंप्लायंस बाय द फैक्ट्री और हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फायर सेफ्टी। फायर इंस्पेक्टर जाए, चेक करें, इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसके बाद फिर फायर रेजिस्टेंट मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसे प्लास्टिक नहीं और बाकी सब नहीं, ताकि आप इसको रोक सकें। और और यहाँ पे इनसे कि देयर शुड बी म्यूनसिपैलिटी का जो, हाँ, म्यूनसिपैलिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ प्रॉपर डेटा कि इन्फ्लेमेबल केमिकल्स बेस्ड कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज कौन पर यूज हो सी रहा है, है, हाँ, कहाँ डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पे अंदर। लोकेशंस हैं, हाँ। ओके, talking about Invest Bihar. So, invest in biofuels, invest in Bihar. So, we're talking about again green energy transition. So, biofuels production promotion policy, they have introduced certain incentives, capital incentives, stamp duty, and all of that, 100% exemptions दी गई हैं। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, तो ये स्टेट लेवल की बात हो रही है। इवन इंडिया ओवरऑल बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी जो है लेटेस्ट वन, हम बोलते हैं कि दैट शुड बी आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, गिवन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो द पॉलिसी एंड जो स्कीम्स है ग्राउंड लेवल पे, जो नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट की अब हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हैविंग अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिकम सिग्निफिकेंट। तो आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स, इंटरेस्ट सबवेंशन, लैंड कन्वर्जन फी, तो इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना अच्छे से हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इवन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इवन कितनी एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर। एग्जाम्पशन दिया हुआ है लैंड कन्वर्जन। और एक तरीके से वो ये कि इफ दिस इज इन लाइक दी स्टेट्स लाइक यूपी बिहार, तो इवन जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, जो माइग्रेंट्स की हम बात करते, तो लोकल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगी, तो इवन वो इशू को भी हम डील कर सकते हैं साथ में। देन नेक्स्ट इज दिस द कार्टून। सो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात हो रही है, तो यू कैन सी अ मिनिस्टर सिटिंग ऑन द चेयर अक्रॉस दिस जो सील्ड बॉर्डर है, बार्ब्ड वायर्स, तो गारंटी गिफ्ट बॉक्स है, तो फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग ऑन द अदर साइड। तो गारंटी गिफ्ट बॉक्स ये है, एंड पता नहीं कब ओपन किया जाएगा इसको, सो द मिनिस्टर इज स्लीपिंग ओवर इट। वही सिचुएशन को, उनके डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो जो फावड़ा बना हुआ है वो थे सिक्कल, तो बोलना चाह रहे हैं कि गारंटी हाँ कब देंगे, लेकिन हाँ, गिफ्ट लेके वो बैठे हुए हैं, कब अकाउंटेबिलिटी ओपन। नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो देर इज अ बार्ब्ड वायर, हाई स्टेटस जगह बैठे हुए इन द रायसेना हिल्स, हाँ। वहां से फिर डिसाइड करते हैं पॉलिसी। ऐसा क्रिटिक है बाय सौम्यदेव सिन्हा। हम्म Then more defense equipments, torpedoes, refueler aircrafts cleared by टॉर्पीडो क्या DAC, होता है? Defense Acquisition Council. अंडर सी Torpedoes is मिसाइल, type of, एक तरह हाँ, से। small missiles होते, small size missiles अंडर कहते सी। हैं। हाँ, अंडर सी, हम्म। ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो कालवेरी क्लास देख लिया। डीएपी, डिफेंस एक्विजिशन एंड प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट, हाँ, 2020 एक्ट। ये प्रोसीजर बात में करते हैं कि धीरे धीरे हर एक जगह में मोस्ट, इसमें लिस्ट निकाला गया था आई थिंक 2022 में आफ्टर गलवान वैली क्लास, कुछ 65 लिस्ट था या कुछ लिस्ट था जिसमें बोला गया था कि ये सब कंपोनेंट में देयर शुड बी मोर देन 50% ऑफ इंडियनाइजेशन, 70%, 80%, ऐसे लिस्ट में निकाला गया था, ताकि लॉन्ग टर्म में जो सेल्फ रिलायंस का बात होता है इन द डिफेंस वो अचीव कर सकते हैं। हम्म तो हैवी वेट टॉर्पीडोज की बात हो रही है, नेवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की हम यहाँ बात कर सकते हैं, अगेन इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो कोस्ट गार्ड क्या है? कोस्ट गार्ड ब्राउन वाटर नेवी, क्योंकि वो सिर्फ कोस्ट कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और जो नेवी होते हैं इट इज ग्रीन वाटर या ब्लू वाटर। ब्लू वाटर मतलब हर जगह डीप सी में भी उनका रोल होता इवन यहाँ सोनार्स की भी बात की गई, तो सोनार्स भी वही मैरीटाइम सिक्योरिटी में ही हेल्प करते हैं।
तो या तो वो शिप के नीचे लोकेटेड होते हैं या सबमरीन्स में भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो उनसे जो रेडियो वेव जाती है उसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि कोई एनिमी प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है। Yes. And last, Varun Shastri first indigenously developed heavyweight torpedo. Kindly share the next article, next session link.